हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? मस्त, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो। कल स्टडी किया था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कंडीशन थी भाई? स्नेल्स लॉ हमने कैलकुलेट किया था, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 क्या था? 1 म्यू 2 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और 2 म्यू 1 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। क्लियर है? अच्छा, इसकी कुछ और फॉर्मूला है वो भी समझ लेते हैं, और जरा जरा से फॉर्मूला है उन्हें भी नोट कर लेते हैं। क्या है? एक तो इसका फॉर्मूला अगर हम अलग अलग, कल एक वर्ड और बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग 1 म्यू 2 का एक फॉर्मूला यही बन सकता है क्या? म्यू 2 ओवर म्यू 1। एक ये फॉर्मूला भी है इसका, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 ओवर म्यू 1। म्यू 2 सेकेंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू 1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ये लर्न कर लेंगे। एक स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड भी है, स्पीड ऑफ लाइट पर बेस्ड भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू v1 ओवर v2। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 व्हाट इज द v1 इज velocity of light in first medium, second v2 is velocity of light in second medium। तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अगर यही म्यू आए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c ओवर v। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? c ओवर v। क्यों हो गया? देखो बताया था, ये म्यू जब लिखा होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे होती है? विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहाँ पर वैक्यूम आएगा, मैं लिख देता हूँ म्यू, यहाँ पर आएगा वैक्यूम, और यहाँ पर आएगा मीडियम। ये हो गया म्यू। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। और मीडियम में क्या हो गया? वो v। तो ये हो गया c ओवर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ और फॉर्मूला भी आ गए हमारे पास में। तो वैक्यूम म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c ओवर v हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ फॉर्मूला और लर्न कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वो रीजन है जिसकी वजह से कैसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन होता है। कैसे? ऐसा कैसे बोल दिया? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होगा? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम विल चेंज। भाई जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी के अकॉर्डिंग v की वैल्यू आएगी हमारे पास। v इज इक्वल टू होगा c ओवर म्यू। v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। c कांस्टेंट है। अब म्यू जब चेंज होगा तो v चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगी मीडियम में जाने पर तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो पाथ से डेविएट हो रही है या बेंड होगी, चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो स्पीड ऑफ द लाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? स्पीड ऑफ द लाइट जो है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के। समझ गए बात को? तो ये रिफ्रैक्शन की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की अगर हम और थोड़ी सी बात करें तो रिफ्रैक्शन में इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले रिफ्रैक्शन के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। देखो क्या है, फिगर से समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखनी है हमें, इसके एप्लीकेशन पार्ट देखना है, फिगर के बेस पर देखेंगे। एक तो सबने नोट किया होगा कि जब हम किसी ग्लास में जैसे वाटर रख दें, जैसे हमने क्या किया, एक टब ले लिया, चाहे एक बीकर ले लिया है, इसमें हमने क्या किया? ग्लास वाटर फिल कर दिया। इसमें ग्लास का है टब, उसमें क्या फिल कर दिया? वाटर। यहाँ पर एक रॉड है, ये हमारे पास में ग्लास की रॉड। इसे अगर हम ऐसे पार्सली ऐसे टिप कर दें तो कैसी दिखाई देगी हमें? ठीक है, कैसी दिखाई देगी उसे चेक करते हैं। पहले कैसी दिखाई देगी वो देखते हैं। देखो ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट को नोट कर रहे हैं इसे। यहाँ से रेज जा रही है, तो रेज कंसीडर कर लेते हैं, ये रेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रेज चलती है। ये नॉर्मल हो गया, ये है वाटर, बाहर क्या है? एयर। तो रेज आएगी डेंसर टू रेयरर, और डेंसर टू रेयरर में क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ये, और ऐसे ये चली जाएगी। यहाँ से हम देख रहे हैं, सपोज ये हम यहाँ से देख रहे हैं, आई है वो। अब क्या है? ये रेज इधर तो मिलेगी नहीं कहीं जाके, तो इमेज नहीं बनेगी। तो इसे हमने क्या किया? इस तरह से देखा पीछे, तो इमेज यहाँ बन गई। जब इमेज यहाँ बनेगी तो इसका मतलब है
कि जो ऑब्जेक्ट जो ये रॉड है वो हमें इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रॉड जो है वो सीधी ना दिखाई दे के ऐसे करके टेढ़ी सी दिखाई देगी। मतलब अगर हम रॉड पूरी बनाएं, जैसे ये रॉड थी और यहाँ से हम वाटर को फिल कर रहे हैं और सपोज ये हमें फिर ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। तो क्या है वो रॉड सीधी ना दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएगी, टेढ़ी दिखाई देगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो कोई भी रॉड अगर हम रखते हैं, जैसे पेंसिल ही ले लो, पेंसिल को ग्लास में पानी भर देना, उसमें डाल देना और फिर बाहर से देखना उसे, बाहर से देखोगे तो वो सीधी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और क्या है, और भी देखो एग्जांपल इसका, बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर किस में आ सकता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आ सकता है। जैसे हमने क्या किया, ये ग्लास का ही है, वाटर फिल्ड है, इसमें ग्लास का एक टब ले लिया है, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कह दो, कॉइन रख दिया सपोज हमने, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल डेप्थ इसकी ये हो गई, ये इसकी क्या है, एक्चुअल डेप्थ है कि इतनी डेप्थ पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से रेज चली, ऐसे ही 2 रेज फिर से ले लो और फिर वही कंसेप्ट, नॉर्मल, ये वाटर, ये एयर, डेंसर टू रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ से हम इसे देख रहे हैं तो इसे हम पीछे इस तरह से लेके जाएंगे। तो ये इसकी कैसी डेप्थ है, ये है एपरेंट डेप्थ। कैसी डेप्थ है ये, एपरेंट, मतलब कॉइन रखा तो नीचे था लेकिन जब हम उसे वहां से देखेंगे तो वो हमें नीचे नहीं दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, कुछ ऊपर। इसे बोल देते हैं एपरेंट शिफ्ट। क्या वर्ड है, अपरेंट शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट है ये, मतलब एक्चुअल पोजीशन से वो कितना ऊपर दिखाई देगा, वो डिफरेंस है। एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का डिफरेंस हो गया एपरेंट शिफ्ट। 12th में इसका डेरिवेशन भी है कि एपरेंट शिफ्ट कितनी होगी, अभी तो बस हाँ शिफ्ट हो रहा है, बस ये नोट करना है। इसी के साथ इसी में एक चीज़ और आ गई, इसीलिए मैंने ऐसा फिगर बनाया था कि अगर हम ये कॉइन ना बोल के ये बोलते हैं ये इसका बॉटम है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये बॉटम भी ऊपर दिखाई देगा, मतलब उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं मालूम पड़ेगी, हमें एपरेंट डेप्थ पता लगेगी। मतलब कोई भी अगर ऐसे कोई भी टब बना हुआ है या बड़ी सी टैंक है, उसे ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा पानी कुछ कम है इसमें, एक्चुअल डेप्थ उसकी ज़्यादा होगी और हमें महसूस कैसा होगा, कम। किसकी वजह से होगा ये सब, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से होगा, ठीक है। अब एक ग्लास स्लैब है, उस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखना है। देखो ये है ग्लास स्लैब, तो ये ग्लास हो गया, ये ऊपर एयर हो गई और यहाँ पर भी क्या है, एयर। 2 सरफेसेस हो गई, सपोज ये PQRS, ये है एक ग्लास स्लैब है। यहाँ पर ये नॉर्मल, यहाँ से ये रे आ रही है, इसे बोल दो AB, और ये कौन सी रे होगी, इंसिडेंट रे है। अब ये जाएगा एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास का मतलब रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। जाना चाहिए था उसे ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और यहाँ पर फिर से वही नॉर्मल दूसरा सरफेस आ गया, ठीक है। ये जो रे है BC बोल देते हैं इसे, BC को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन के थ्रू मिल रही है, रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब रे C पॉइंट पर आ गई, C पर आ गई, C पर ग्लास से एयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो ये कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और D बोल दो, और CD जो रे है उसे बोलेंगे इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R, इसे हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट E। और ये देखो ऐसा कुछ रूल पड़ा है, ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है पैरेलल लाइंस के लिए। तो देखो ये डॉटेड वाली लाइन नॉर्मल और ये डॉटेड वाली लाइन नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल होंगी क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी।
तो ये इंटरसेक्शन लाइन है, तो ये आर, तो ये एंगल भी आर होगा। एंगल कितना होगा? आर होगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास में, एक ये और है, यहाँ से ये सी है, इसे पॉइंट कह दो ओ। तो जो सी ओ है, सी ओ, इसे क्या बोलेंगे? एक चीज़ नोट करना, सी ओ है क्या? जो ए बी इंसिडेंट रे थी उसकी डायरेक्शन है ये, और एक इमरजेंट रे है। तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। क्या है उनके बीच की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में है? द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमरजेंट रे इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या है ये? लेटरल शिफ्ट है। ये सारे टॉपिक अभी सिर्फ समझने के लिए हमारे पास में, एक तरह से क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं बस हम, हाँ के रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सुन लिया सबने? हाँ, क्या क्या हो सकता है बोलो। फर्स्ट हमने क्या किया था, किसी गिलास का एक टब था, उसमें हमने क्या भर दिया था? वाटर। तो उसमें क्या हुआ था, कोई भी एक स्टिक या पेंसिल लेंगे, उसे अगर हम उसमें डालेंगे तो वो बेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंट होगी तो नहीं, लेकिन वो एपियर होगी। फर्स्ट वाले फिगर में कैसी होगी? वो एपियर। दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया था, एक कॉइन रखा था। तो जो भी कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में रखी होगी, वाटर में रखी होगी, किसी भी लिक्विड में रखी होगी, तो वो कैसी दिखाई देगी? कुछ ऊपर। तो क्या है? व्हाट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर एपियर्स टू बी रेज्ड, कुछ ऊपर उठी दिखाई देगी। ठीक है, इसी में मैंने बोल दिया था, इसी कंसेप्ट में हम एक बात और याद कर सकते हैं कि कोई भी एक वाटर का पूल है, वो भी क्या होगा? एपियर होगा लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। कुछ ऊपर दिखाई देगा तो वो कैसा दिखाई देगा? कुछ डीप कम दिखाई देगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट मैंने ये बता दिया कि अगर हम ग्लास के चैम्बर में से लाइट, ग्लास की स्लैब में से अगर हम लाइट को क्रॉस करते हैं तो उसमें एक वर्ड हमने क्या यूज़ किया है? लेटरल शिफ्ट है ये। ठीक है, लेटरल क्या है? शिफ्ट है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के इफेक्ट्स हो गए, एग्जांपल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप लोगों ने, है ना? तो ये रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है यहाँ से। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम, उसके साथ साथ हमें लेंसेज भी स्टडी करने। लेंसेज स्टडी करेंगे हम कल। उससे पहले एक बात नोट कर लो, अभी कल के लिए होमवर्क समझ लो, चाहे कुछ भी। रिफ्लेक्शन के जो फिगर्स हमने बनाए थे मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए 6 बनाए थे, कॉन्वेक्स के लिए 1 बनाया था, वो ढंग से लर्न कर लेना, क्योंकि कल उनका हम यूज़ करने वाले हैं। अगर वो याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू।